रीइंबर्समेंट में मैंने कहा था कोई तीन ऑप्शंस नहीं है। अगर रीइंबर्समेंट से दफ्तर के काम में फ़ायदा मिल रहा है तो उसे आप सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। अगर रीइंबर्समेंट ऑफिशियल यूज़ के लिए नहीं है तो फिर उसे सैलरी में आप ऐड कर देंगे। जल्दी करें नोट। जितना इंटरनेट दफ्तर के काम के लिए इस्तेमाल हुआ, बातें ना करो, जितना इंटरनेट दफ्तर के काम के लिए इस्तेमाल हुआ वो आप सैलरी में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इससे एम्प्लॉय की ज़ात को फ़ायदा नहीं हुआ। और ये पेज था 128। और जितना इंटरनेट घर के काम के लिए इस्तेमाल हुआ उससे एम्प्लॉय की ज़ात को फ़ायदा हुआ तो ये सैलरी के अंदर हम ऐड करेंगे। ओके, चलें जी आगे। अच्छा जी, अलाउंस में कल हमने तीन ऑप्शंस पढ़ी थी। रीइंबर्समेंट में तो दो ही सिनेरियो हैं, ये दफ्तर के काम के कोई खर्चा था वो रीइंबर्स किया या कोई दूसरी रीइंबर्समेंट की। जो दफ्तर के काम के लिए रीइंबर्समेंट की उसको आप सैलरी में ऐड नहीं करेंगे और जो दूसरी रीइंबर्समेंट होगी उसको सैलरी में ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि रास्ते से जो है वो तुम ऐसा करो कि 2-3 क्लॉक लेते आना। एम्प्लॉय क्लॉक ले आया, एम्प्लॉयर ने वो क्लॉक लगा दी है दफ्तर में, तो आप बता दें जो खर्चा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा इसको सैलरी में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दिस रीइंबर्समेंट इज फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। और अगर एम्प्लॉय अपने बच्चों के लिए किताबें लेके गया घर और एम्प्लॉयर ने वो खर्चा एम्प्लॉय को दे दिया तो क्या ये एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा? जी बिल्कुल होगा। इससे एम्प्लॉय की ज़ात को फायदा हुआ, दफ्तर का कोई काम नहीं हुआ। आज पिया है वो पानी? नहीं पिया? सर मैंने कर दी थी अच्छी खासी। अच्छा, पेज नंबर 85। अलाउंस में ये देखना पड़ेगा कि अगर वो दफ्तर के काम के लिए है तो फिर हर महीने मिल रहा है, हर हफ्ते मिल रहा है, रोज़ाना मिल रहा है या सैलरी की परसेंटेज लगा के मिल रहा है, तो फिर वो चाहे दफ्तर के काम के लिए स्टिल सैलरी में ऐड किया जाएगा। लेकिन अगर वो कोई ऐसा है जो आमतौर पे मिलता नहीं, किसी एक दफ़ा मिला है, फिर उसको माफ़ किया जाएगा। और बाकी अलाउंसेस जितने सवाल में दिए होते हैं, हाउस रेंट, एंटरटेनमेंट, सब्सिस्टेंस, यूटिलिटीज़, ट्रैवल अलाउंस और महंगाई अलाउंस, जो मर्जी अलाउंसेस दिए हों वो बाकी सैलरी में ऐड होते हैं नॉर्मल तरीके से। दी भाईजान दिन रात लगे हुए हैं आपके सामने, अनथक कोशिश चल रही है। और गुड न्यूज़ ये है कि 1 मई को भी क्लासेस होंगी और 3 मई को भी क्लासेस होंगी। तो आपके सामने हिम्मत कर रहे हैं, कॉलेज वाले लगे हुए हैं, कॉलेज भी खोल रहे हैं, टीचर भी आ रहे हैं, क्लासें भी ऑन हो रही हैं। आप जज्बा और डिवोशन आपने दिखानी है, ये नहीं कि कोई लेबर डे के चक्कर के अंदर घर बैठा हो। तो 1 मई विल बी ऑन एंड 3 मई विल बी ऑन। ओके सर, मैंने भी बता दिया 3 मई को उनकी क्लासेस हैं, बता देंगे आप। ओके तो कोई भी सुस्ती आप करते हैं ना तो वो आपका ही नुकसान होता है। खुदा ना खास्ता कल किसी ने आधा घंटा मोबाइल इस्तेमाल किया हो, हाथ खड़ा करें। भाई आप तो दूसरी क्लास में हो यार, डिसाइड कर लो एक दफ़ा जो भी क्लास लेनी है। पॉइंट ही आधा घंटा खुदा ना खास्ता किसी ने मोबाइल इस्तेमाल किया हो, हाथ खड़ा करें। आधा घंटा या उससे ज़्यादा, आधा घंटा या उससे ज़्यादा। अब देख लें, यू आर प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल विद योर फ्यूचर। आप अपनी नस्लों के फ्यूचर से खेल रहे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर ई, कुछ पैसे हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो सैलरी में ऐड होंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड, पिछले वाली लाइन में बाद में पढ़ता हूं। एनी अमाउंट रिसीव्ड, एक एम्प्लॉय है वो काम कर रहे गोरमे के अंदर, गोरमे बेकर्स में नौकरी कर रहे हैं। तो इसको पेप्सी वालों ने अप्रोच किया कि आप हमारे पास आ जाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, गोरमे वाले रोजाना रसगुल्ला रसमलाई भी खिलाते हैं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। तो पेप्सी वालों ने कहा अच्छा चलो इधर आओ। पेप्सी वाले से गाड़ी के पास लेके गए, वहाँ डिग्गी खोली और डिग्गी में इसका मुंह डाल के कहा ये देखो, ये तुम्हारे लिए हमने कुछ पैसे रखे हैं तोहफे के तौर पे,
ये तुम्हें सैलरी के अलावा दिए जाएंगे, सैलरी के अलावा दिए जाएंगे। आपको हम 6 लाख रुपया तोहफे के तौर पे देते हैं सैलरी के अलावा। ये रख लो और खुदा के लिए गवर्नमेंट छोड़ के हमारे पास आ जाओ। मेरा तो काफी दिनों से रसगुल्ला खा के दिल्ली अग गया था, मैं सोच रहा था गवर्नमेंट छोड़ दूं। मुझे तो लेस पसंद है बहुत ज्यादा, मैं तो आपके पास ही आना चाह रहा था। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फॉर एग्रीइंग टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, शादी का रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। तू मान जा तो मेरा नौकर, नहीं मानूंगा। तू मान जा तो मेरा नौकर, नहीं मानूंगा। मान जा, पैसे ले, मान गया सर मैं आपका नौकर। इंक्लूडिंग एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फॉर एग्रीइंग इनटू अ एम्प्लॉयमेंट की रिश्तेदारी। तो अगर एम्प्लॉय मान ना रहा हो नौकरी करने के लिए और एम्प्लॉयर उसको मनाने के लिए कोई पैसे दे, 2, 4, 5, 6, 10, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 1 अरब, तो वो जो पैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए हैं वो एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। अच्छा, जब ये पेप्सी में आ गया तो एम्प्लॉयर ने कहा कि अब आपने 5 साल तक हमें छोड़ के नहीं जाना। इसने कहा पेप्सी वालों तुमने लुट मचाई हुई है, मेरा कोई पता नहीं, मैं हो सकता है छोड़ के चला जाऊं। तो पेप्सी वालों ने कहा एक ट्रक पे चलो। ट्रक की डिग्गी खोली, ट्रक की डिग्गी खोल के इसका मुंह डाला अंदर, इसका मुंह डाल के कहा ये पैसे भी तुम्हारे, ये पैसे भी तुम्हारे। तो इसने कहा कोई मसला नहीं, 5 साल क्या 6 साल में आपके लिए हाजिर हूं, जान दे दूंगा आपके लिए अपनी, आप और बताएं। बस ये ट्रक और गाड़ी वाला प्रोग्राम जारी रखा करें। एनी अमाउंट रिसीव्ड, कोई भी पैसे मिले बाय एम्प्लॉय, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को पैसे मिले फॉर मानने के, मानता नहीं था लेकिन मान जाता है वैसे, फॉर एग्रीइंग मान गया, टू एनी शर्त ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टू एनी, एम्प्लॉयर ने कोई शर्त लगाई कि इस शर्त को पूरे करो, तो उस शर्त पे वो मान गया। या 5 साल गुजरने के बाद एम्प्लॉयर ने कहा 3 साल और वादा करो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। एम्प्लॉय नहीं माना, एम्प्लॉयर उसको जहाज में ले गया, जहाज की डिग्गी खोली, उसका मुंह अंदर डाला डिग्गी के और उसको कहा ले ये पैसे भी तेरे। उन्होंने कहा मान गया। यानी एम्प्लॉयर ने कंडीशन लगाई या लगाई हुई कंडीशन चेंज कर दी। तो इसका मतलब है अगर नौकरी पे लाने के लिए पैसे दिए जाएं तो भी सैलरी में ऐड होंगे, अगर नौकरी पे लाने के बाद किसी कंडीशन के मनाने के लिए पैसे दिए जाएं तो भी सैलरी में ऐड होंगे। पॉइंट 2 और 5 सेम है। कड़ी पकौड़ा सुना हुआ है? कड़ी पकौड़ा बनाना आता है? अच्छा, कड़ी शर्त सुना हुआ है? कड़ी शर्त, कोई भी पैसे एम्प्लॉय को मिले फॉर एग्रीइंग टू अ कड़ी शर्त, एम्प्लॉयर ने कोई कड़ी शर्त लगाई है, वही सेम उसी तरह की मिसाल 2 और 5 सेम है कि एम्प्लॉयर ने शर्त लगा दी कि 5 साल मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, और भी कोई कड़ी शर्त लगा सकता है। एम्प्लॉयर कह दे कि तुम आज के बाद जो है वो अगले 5 साल तक कोका कोला के दफ्तर के 1 किलोमीटर के रेडियस में नजर आए तो तुम देखना तुम्हारे साथ होगी क्या, कि तुमने मेरे कंपेटिटर से कभी मुलाकात नहीं करनी, और भी कोई शर्त लगा सकता है। या एम्प्लॉयर ये भी शर्त लगा सकता है कि तुम 5 साल मेरे पास हो, 5 साल अगर तुमने वीजा लेके किसी और कंट्री का विजिट किया तो वो भी तुम्हें मना है। तो एम्प्लॉयर ये शर्तें भी लगा सकते हैं। तो जो भी शर्त लगाएगा डिग्गी में ले जाएगा वो शर्त एम्प्लॉय मान जाएगा। तो कोई भी पैसे जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, अगर एम्प्लॉयर उसके ऊपर कड़ी शर्त लगा रहा है और एम्प्लॉय मान नहीं रहा और एम्प्लॉयर उसको पैसे दे रहा है, ये एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। फ्यूचर एम्प्लॉयर भी पैसे दे सकता है। मिसाल के तौर पे आप गोरमे में हैं और पेप्सी वालों ने कहा कि हमारे पास 5 साल नौकरी करनी है, तो इसने कहा मैं गोरमे से तब तक रिजाइन नहीं करूंगा जब तक कि तुम मुझे ये पैसे ना दे दो। तो उन्होंने इस शर्त पे मनाने के लिए पैसे उसको एडवांस में दे दिए। तो अब गोरमे में रहते हुए अगर पेप्सी से पैसे मिले तो डैट इज प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, फ्यूचर एम्प्लॉयर से पैसे मिले हैं। और पुराने एम्प्लॉयर से भी पैसे मिल सकते हैं। गोरमे ने कहा था 3 साल तक हमें छोड़ के ना जाना, आपने गोरमे को कहा 3 साल पूरे हो गए हैं, मेरा वादा पूरा हो गया है, अब मुझे पैसे दो। गोरमे ने कहा तुम पेप्सी ज्वाइन कर लो, इंशाल्लाह 1-2 महीने में तुम्हें पैसे पहुंच जाएंगे। उसने पेप्सी ज्वाइन कर ली, गोरमे वाली 3 साल की शर्त पूरी कर दी थी, 1-2 महीने में उसके घर पैसे पहुंच गए। अब किसकी तरफ से पैसे पहुंचे? प्रेजेंट एम्प्लॉयर की तरफ से या पास्ट एम्प्लॉयर की तरफ से? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुराने एम्प्लॉयर से पैसे आपको मिले, फ्यूचर एम्प्लॉयर से पैसे आपको मिले, अभी वाले एम्प्लॉयर से पैसे मिले, बस पैसे मिल गए तो दैट विल बी एडेड इन योर इनकम फ्रॉम सैलरी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा जान छोड़ मेरी, कल के बाद मुझे दफ्तर में नजर ना आई। एम्प्लॉय जाना दरवाजे पे आके बैठ जाता था, काम बताओ क्या करूं, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं।
तो एम्प्लॉय रोजाना तंग करता था, नहीं मैंने नहीं छोड़ना, मैंने नहीं छोड़ना, सर मैंने नहीं छोड़ना। जैसे ही एम्प्लॉयर एंटर होने लगता था उसकी टांगों में पड़ जाता था, नहीं 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 मैंने नहीं छोड़ना, मैंने नहीं छोड़ना, ये वो ची चूं पा पी। एम्प्लॉयर ने मोटरसाइकिल की डिग्गी में ले गया, मोटरसाइकिल की डिग्गी में ले गया और कहा ये पकड़ ₹1,00,000। एम्प्लॉय ने कहा मैं तो ऐसे ही छोड़ने के लिए दिल चाह रहा, शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता मैंने, और एम्प्लॉय छोड़ के चला गया। अब बता दें नौकरी पे आज पहली रो में आओ। नौकरी पे लाने के लिए पैसे देने पड़े या जान छुड़ाने के लिए पैसे देने पड़े? आपको पता है जिंदगी में किसी मोड़ पे लाने के लिए भी पैसे देने पड़ सकते हैं और जिंदगी के किसी मोड़ पे जान छुड़ाने के लिए भी पैसे देने जा सकते हैं। एम्प्लॉयर हो सकते हैं एम्प्लॉय को बुला के मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुझे मैंने नौकरी दी, खुदा के लिए ₹1,00,000 पकड़ और आज के बाद मुझे नजर ना आई, दफ्तर के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर नजर आया, फिर तू देखी तेरे साथ होती क्या है। ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमाउंट रिसीव्ड, पैसे मिले ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी छोड़ने पे, नौकरी की एंटर होने पे या नौकरी छोड़ने पे पैसे मिले। इसमें एम्प्लॉयर ने उसकी नौकरी छीन ली है, रिडंडेंट कर दिया, यानी उसे फारग कर दिया। इस बदले में एम्प्लॉयर फिर उसे ना कंपनसेट करे कि वो परेशान ना हो, या एम्प्लॉयर ने उसकी नौकरी का लॉस करवा दिया, नुकसान हो गया उसकी नौकरी का, तो नौकरी से निकाल दिया है या नौकरी का नुकसान हो गया है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स गोल्डन हैंडशेक पेमेंट। जिस वक्त अक्सर गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को नौकरियों से निकाला था तो गवर्नमेंट ने भी जाते हुए पैसे दिए थे कि बूढ़े बंदे आप हमारी जान छोड़ दें, नौजवानों को आने दें नौकरियों पे। तो फिर बूढ़े बंदों ने अपनी कमेटी बना के, बूढ़ों की कमेटी बना के हुकूमत को कहा था हम नहीं जाएंगे, जो मर्जी कर लो। फिर हुकूमत ने इनको डिग्गी वाला प्रोग्राम किया था जिसकी वजह से ये लोग मान गए थे। तो अगर हुकूमत भी किसी बंदे को नौकरी छुड़वाने के पैसे दे तो नॉर्मली इसको कहा जाता है गोल्डन हैंडशेक पेमेंट्स। जिससे कई दफा आपके साथ भी ईद के ऊपर होता है, कोई बड़ी उम्र वाला आपसे हाथ में लाता है, तो जब आप हाथ छुड़वाते हैं तो उसमें ₹500 पड़ा होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप कहते हैं सिल्वर हैंडशेक हो गया आज तो मेरा। तो इसी तरह गोल्डन हैंडशेक भी होता है। हुए कभी आपके साथ जिंदगी किसी मोड़ पे हाथ खड़ा करें? हुए ठीक है। डेट वॉज अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड? अनएक्सपेक्टेड। डेट वॉज फ्रॉम ग्रैंड माँ। अच्छा जी, तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपकी सैलरी में होंगी ऐड, इनको याद कर लें। एक तो नौकरी में एंटर करने के लिए पैसे दिए, एक नौकरी से निकालने के लिए पैसे दिए, एक किसी कंडीशन के लिए पैसे दिए और एक किसी कंडीशन के लिए पैसे दिए। अच्छा जी, निकालें इसको हम ट्रक से, ट्रक और गाड़ी फर्क करें, ये जहाज को उड़ा दें। अच्छा चलें, बातें होगी आपस में, फ्रेश हो गई। अच्छा अभी भी बोली जा रही। अच्छा भाई, एक अरेंजमेंट होता है प्रोविडेंट फंड का। उस प्रोविडेंट फंड के अरेंजमेंट में ये होता है कि एम्प्लॉयर एक बास्केट खरीदता है और उसमें एक सेविंग की जाती है। कुछ पैसे इस बास्केट में एम्प्लॉय डाल देते हैं और कुछ पैसे इस बास्केट में एम्प्लॉयर डाल देता है, और ये बास्केट रिटायरमेंट के टाइम पर एम्प्लॉय को दे दी जाती है। कुछ पैसे इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ पैसे इस बास्केट में कौन कंट्रीब्यूट करता है? एम्प्लॉयर। ये 3,000 रुपये वही वाले हैं जो कल हमने सवाल के अंदर किए थे। एम्प्लॉय की तनख्वाह थी 50,000, तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा था कि भाईजान आप मेरे बिहाफ पर मेरे लिए 3,000 रुपये सेविंग के अलग करके रखने। तो एम्प्लॉयर ने इस 50,000 में से 3,000 उस बास्केट में डाल दिए। ये वही 3,000 हैं जो कल मैंने आपको दिखाए थे, ये वाले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। और ये हर महीने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, हत्ता कि ये 3,000 ऊपर तक आके उबलने लग जाएगा हर महीने। एम्प्लॉयर इस बास्केट में तोहफे के तौर पे अपनी तरफ से और पैसे डालता है। एम्प्लॉयर इस बास्केट में तोहफे के तौर पे अपनी तरफ से और पैसे डालता है। डेट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। वो बराबर ही होते हैं उन पैसों के जो एम्प्लॉय ने डाले हैं। भाईजान ऊपर देखें, फिर अगले महीने दोबारा एम्प्लॉयर पैसे डालता है, फिर अगले महीने दोबारा एम्प्लॉयर पैसे डालता है, फिर अगले महीने दोबारा एम्प्लॉयर पैसे डालता है, फिर अगले महीने दोबारा एम्प्लॉयर पैसे डालता है। हत्ता कि रिटायरमेंट के वक्त ये बास्केट जो है वो पानी की तरह उबल रही होती है और इसके ऊपर पैसे ही पैसे इसके अंदर पड़े होते हैं। तो दिस बास्केट में जो पैसे पड़े हुए हैं, अब इसमें हमें येलो वालों की टेंशन नहीं है, स्काई ब्लू वालों की टेंशन है, क्योंकि येलो वाले पैसे कल ही हमने सैलरी में डाल दिए थे। क्या ये 3,000 इस 50,000 में पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है। हमने जिस वक्त एम्प्लॉय की तनख्वाह बनी थी 50,000, तो 50,000 में से एम्प्लॉयर ने उसको 3,000 नहीं दिए थे और उसके पैसे उसके लिए उसके कहने पे उसकी बास्केट में डाल दिए। फिर एम्प्लॉयर ने सखावत का इजहार किया, इस 50,000 के अलावा एक और 3,000 इसको दिया।
यानी 53,000 टाइप की चीज समझ लें। इस 50,000 के अलावा एक और 3,000 एम्प्लॉयर ने इसको दिया, ये एम्प्लॉयर की तरफ से तोहफा था, ये भी बास्केट में एम्प्लॉयर ने डाल दिया। अब ये येलो वाला तो ऑलरेडी हर महीने सैलरी का पार्ट बन के टैक्स लग चुका है। ये जो 3,000 स्काई ब्लू वाला है, ये एम्प्लॉयर का हिस्सा है बास्केट में। ये 3,000 इकट्ठे होते 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 जब रिटायरमेंट के वक्त ये बास्केट मिलेगी तो ये इग्नोर कर दिया जाएगा कि इस बास्केट में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना था, क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी का पार्ट बन के हर महीने टैक्स लग चुका है। सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय अब घर लेके जा रहा होगा रिटायरमेंट के टाइम पर, इस पर एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा। तो प्रोविडेंट फंड के अंदर से जितने पैसे निकले एक मिनट पता नहीं, इस क्लास में कोई निकल रहा है, कोई एंटर हो रहा है। रिटायरमेंट के टाइम पे जितने पैसे निकले वो सारे के सारे इनकम में ऐड होंगे, या जितने एम्प्लॉयर ने उसके लिए डाले थे, जितने एम्प्लॉयर ने उसके डाले थे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगेगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, करके नोट कर लें। क्या पुराने एम्प्लॉय ने पैसे दे दिए, गोरमे वालों ने पैसे दे दिए जब वो पेप्सी में, सॉरी हाँ, गोरमे वालों ने पैसे दिए जब वो पेप्सी में आ गया। यानी आप पेप्सी में आ गए और गोरमे वालों ने कोई पुराने पैसे आपको देने थे तो वो भेज दिए, ये पास्ट एम्प्लॉयर होगा। चले आगे। प्रोविडेंट फंड की बास्केट में हर महीने एम्प्लॉय भी पैसे डालते हैं, हर महीने एम्प्लॉयर भी पैसे डालता है। तो जो एम्प्लॉयर ने पैसे डाले होंगे वो रिटायरमेंट के टाइम पे जितने इकट्ठे करके जमा हो गए होंगे पेटी में, तो वो सारी पेटी खोली जाएगी और जो पैसे एम्प्लॉयर की मिलेंगे एम्प्लॉयर वाले एम्प्लॉय को, वो इनकम में ऐड हो जाएंगे। पढ़ें। Any amount received from a provident fund, any amount received from a provident fund or other fund on retirement, जो पैसे आपको प्रोविडेंट फंड से मिले रिटायरमेंट के वक्त, इफ इट इज नॉट, इंग्लिश आसान कर लें, इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है फिर इनकम में ऐड होंगे। तो फिर क्या इनकम में ऐड होगा? अगर ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो इनकम ऐड हो जाएगा, तो फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड होगा। मतलब इस बात का ये है, तो फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को सैलरी में ऐड करेंगे, तो फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को सैलरी में ऐड करेंगे। What are you smiling at? Why are you staring at him? What is this?
शॉर्पनर टू बी यूज्ड इन बॉल पॉइंट। तो ये अंग्रेजी ऐसी इसने अजीब से लिखी है, प्रोविडेंट फंड से पैसे मिले इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो इनकम में जाएंगे। तो फिर ये कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशन है? पेंशन किसको किस वक्त कौन देता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद देता है, जब वो घर चला जाता है। तो पेंशन भी इनकम फ्रॉम सैलरी ही है। क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी ही है। पेंशन का एक मुश्किल सा नाम एनओटी। और कोई अमाउंट हम पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 14, वो वक्त आने पे पढ़ेंगे। अच्छा जी, पॉइंट 3 को फिर ना डिटेल से किसी दिन देखने, इसको भी रहने दें। पॉइंट 4, पॉइंट 3 छोड़ा सिर्फ हमने। बहुत बड़ा धमाका है जी कि सैलरी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। सैलरी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। प्रॉपर्टी के चैप्टर में बहुत ज्यादा खर्चे माइनस करने की इजाजत थी, लेकिन सैलरी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। सर सिर्फ ये कहें कि मैं रोजाना मोची से जूते पॉलिश करवाता हूं और वो फी जूता 50 रुपए लेता है, तो ये खर्चा आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है सर, सैलरी कमाने के लिए। जी मैंने जब कॉलेज आना होता है तो मैं कपड़े इस्त्री करवा के लाता हूँ स्पेशल ड्राई क्लीनर से, वो 200 रुपये एक सूट के ड्राई क्लीन के लेता है। भैया ये खर्चा आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, जब मैं कॉलेज आता हूँ तो मैं दोपहर को मटन लैम्ब रोस्ट मंगवाता हूँ 5000 रुपये का रोजाना, तो वो जो है वो मुझे खाना होता है ताकि बच्चों को पता चले मैंने सीए किया हुआ है, तो ये खर्चा भी आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो नो डिडक्शंस शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस पेड बाय एन एम्प्लॉय अंडर द हेड। सैलरी के हेड कमाने के लिए जो भी खर्चे आप पे करेंगे वो आपको माइनस करने की इजाजत ना है। नेक्स्ट, तनख्वाह कौन देता है कौन लेता है? एम्प्लॉय खुद तनख्वाह ले ले, बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फोन किया कि सर वो आपकी तनख्वाह रेडी है। एम्प्लॉय ने कहा सर आज आप मुझे सर कह रहे हैं, बड़ी बात है। तो एम्प्लॉय तनख्वाह लेने चला गया। एम्प्लॉय खुद भी तनख्वाह ले सकते जाके। हो सकता है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फोन किया अगले महीने, भाईजान तनख्वाह लेके चले जाओ। सर इस वक्त तो शाम हो गई है, मैं कपड़े धो रहा हूं, तो बेगम आ जाती है मेरी, तो बी को भेज दिया तनख्वाह लेने के लिए। एम्प्लॉयर ने अपने रिश्तेदार एम्प्लॉय ने अपने रिश्तेदार को तनख्वाह लेने के लिए भेज दिया। फिर मार्च के महीने में एम्प्लॉयर को दोबारा फोन किया, भाईजान आ जाओ तनख्वाह ले जाओ मार्च के महीने की। एम्प्लॉय ने कहा सर हम तो कहीं शादी पे गए हुए हैं पूरी फैमिली वाले, तो मेरा दोस्त नहीं होता था बबलू जो पीआरसी में बैठता था मेरे साथ, मैं उसको भेज रहा हूँ, उसकी तस्वीर भी आपको भेज देता हूँ, उस शक्ल का बंदा आएगा, तो मेरे दोस्त को तनख्वाह दे दीजिएगा मेरी, वो फिर मुझे पहुंचा देगा। तो तनख्वाह एम्प्लॉयर किस किस को दे सकता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिश्तेदार को दे दे, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के दोस्त को दे दे, थर्ड पार्टी अंडर एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय। लेकिन एम्प्लॉय से पहले एग्री करेगा, बाद में वो दोस्त दुश्मन निकल आए तो मसला बढ़ सकता है। अच्छा जी, तनख्वाह दे कौन सकता है? एम्प्लॉयर खुद दे दे, कोई मसला नहीं, एम्प्लॉयर खुद दे दे। एम्प्लॉयर भी तो बिजी हो सकता है। आप तनख्वाह लेने के वहां एम्प्लॉयर की बीवी बैठी हुई थी, मैडम जिसे कहते हैं, आज मैडम तनख्वाह दे रही हैं लोगों को, तो एम्प्लॉयर की बीवी ने तनख्वाह दे दी। या ऐसा हो सकता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर की बीवी दोनों गायब हुए हों, तो फिर एम्प्लॉयर का कोई दोस्त तनख्वाह दे दे, कोई थर्ड पार्टी अंडर एन अरेंजमेंट विद द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर का कोई दोस्त भी तनख्वाह दे सकता है। अच्छा जी, तनख्वाह पुराना एम्प्लॉयर भी दे सकते हैं, तनख्वाह फ्यूचर एम्प्लॉयर भी दे सकते हैं। आप जहां नहीं गए और चंद दिनों में आपने चले जाना है, वो एम्प्लॉयर आपको एडवांस में तनख्वाह भी दे सकते हैं। या आप जहां छोड़ के आ गए हैं तो पुराने एम्प्लॉयर ने कहा यार 1-2 महीने की तनख्वाह मेरे पास नहीं है, आप नई जगह चले जाओ, इंशाल्लाह आपको हम तनख्वाह पहुंचा देंगे। तो तनख्वाह पुराना एम्प्लॉयर भी दे सकता है और तनख्वाह फ्यूचर एम्प्लॉयर भी दे सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं। तो
बोलें बाय बाय टू, बाय बाय टू। आप बोलें टू बाय बाय। किसको तनख्वाह दी जा सकती है? एम्प्लॉय को। टू। किसको? एम्प्लॉय के रिश्तेदार को। किसको? थर्ड पार्टी को। कौन तनख्वाह दे सकता है? बाय एम्प्लॉयर, या एम्प्लॉयर का या थर्ड पार्टी। और कौन कौन सा एम्प्लॉयर तनख्वाह दे सकते हैं? पुराना एम्प्लॉयर भी तनख्वाह दे सकता है। और चलें जी, सवाल करने के लिए सोफे पे आए। बिठाना। टेस्ट का सॉल्यूशन हो गया था अपलोड? देख लिया था? मेरे ख्याल से हो गया था अपलोड। उसमें बस एक यही एडजस्टमेंट थी जो थोड़ी मजे की थी कि 31 मई को एक पेंटिंग हैवी रेन से डिस्ट्रॉय हो गई है। मना भी किया था मोइन की बीवी ने कि पेंटिंग को खिड़की के पास ना रखो। मोइन ने फिर भी खिड़की के पास रख दी, तो रेन आई तो पेंटिंग खराब हो गई। उसने ये पेंटिंग खरीदी थी ₹1,00,000 की। ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की कीमत बढ़ती जा रही थी, तो उसने इंश्योर करवा ली कि चोरी ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। तो पेंटिंग उसने इंश्योरेंस करवाई हुई थी 15,000 की। तो ₹1,00,000 भी इसकी जेब से गया था पेंटिंग खरीदने के लिए, और 15,000 रुपये आपका एक जेन्युइन खर्चा है इंश्योरेंस का, ये भी एक एक्सपेंस है। अब उसने इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और उससे कहा कि मैं पेंटिंग बेच तो सकता नहीं क्योंकि पेंटिंग खराब हो गई है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा आपने इंश्योर करवाई हुई थी इसलिए हम आपको 2,75,000 दे देते हैं। तो बेच के पैसे आए या इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आए? बहरहाल जिस मर्जी से पैसे आए। वट इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड? 2,75,000। वट इज द कॉस्ट? 1,00,000 और 15,000। 1,00,000 इज अ कॉस्ट एंड 15,000 इज अ जेन्युइन खर्चा, ये भी आपका खर्चा है। हाँ, कोई पेनल्टी टाइप चीज़ होती है, ऐसा बुरा खर्चा होता, फिर मैंने कहा था आपको माइनस करने की इजाज़त नहीं है, वरना ये तो जेन्युइन खर्चा है इसलिए ये माइनस करने की इजाज़त है। इसलिए ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं कि ये खर्चा हमने माइनस नहीं करना। तो ये खर्चा सोल्यूशन के अंदर आप देखें माइनस हुआ था कैपिटल गेन इनकम निकालते हुए। डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग 275 माइनस 1,00,000 माइनस 15,000। और दूसरा वो जो पहला सवाल था उसमें हमने चिल्ड्रन एक्सपेंसेस वाला डिडक्टेबल अलाउंस इसलिए माइनस नहीं किया था क्योंकि इनकम इसकी 15 लाख से ज़्यादा थी। क्योंकि कितने लोगों ने जज्बाती होकर फिर भी डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर दिया था चिल्ड्रन फी वाला। इतनी जोर से मैं चपेट मारनी है पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचोगे। भाई पढ़ाया था 15 लाख रुपए तक अगर आप जो है वो इनकम है तब आपने इसको चिल्ड्रन का डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने देना है, और अगर 15 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो फिर चिल्ड्रन का डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं करने देना। कितने लोगों ने गलती की? जरा दोबारा हाथ खड़ा कर दें। ओके, कितने लोगों ने गलती की लेकिन हाथ नहीं खड़ा किया? वो जरा हाथ खड़ा करें। या वापिस आ जाए जिथे दी। नहीं, यू आर अ ह्यूमन बीइंग प्लीज। Azhar is an employee of ABC company. He has provided you with the following details. For tax year 2011, उसकी बेसिक सैलरी है 40,000, उसको महंगाई अलाउंस मिल रहा है 2,000, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 2,000। टैक्स ईयर कौन सा है इसका? 2011। वो 30 अप्रैल 2011 को रिटायर हो गया। तो कितने महीने नौकरी की इसने? हमारे साल कितने महीने नौकरी की? 4 महीने। भाई फरमा रहे हैं कि हमारे साल इन्होंने 4 महीने नौकरी की, 10 साल नौकरी की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह। साल कब शुरू होता है? 1 जुलाई को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कितने महीने हो गए? 10 महीने। चलो पीछे देख लिया अब आपने, अब इधर देखो भाईजान, इधर हो रही है क्लास। 10 महीने। तो शुरू करें जी, सारी चीजों को 10 से मल्टीप्लाई करें। और रजिस्टर का पहला सफा छोड़ दें, दूसरे सफे से वर्किंग 1 शुरू करें। स्टेटस आपने लगाना है आज की 1 मई को भी इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा और मैं क्लासें लूंगा, और आगे कायदे आजम का फरमान लगा देना है, काम काम और काम। बड़ी ईद वाला पैकेज हमारा मौजूद है अभी तक। अगर आप सारे आने को तैयार हैं तो कॉलेज के बाहर इशारे के करीब ऊंट की कुर्बानी की जाएगी जी। 40,000 ज़रब 10,
4 लाख रुपए। कितने का आ रहे हैं ऊँट आजकल? 5-6 लाख का। बकरों के डीलर हो आप तो। आगे जी, महंगाई अलाउंस 2000 पर मंथ, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दें? 10 से। मल्टीप्लाइड बाय 10, 20,000। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंस 20,000 इंटू 10। नेक्स्ट, फुल स्टॉप। आखिरी लाइन पढ़ें। 30 अप्रैल 2011 को एम्प्लॉय को जब रिटायर किया गया तो उससे जाते हुए एम्प्लॉयर ने एक तोहफा दिया। एम्प्लॉयर ने कहा सर तुम भी मेरे लिए एक तोहफा थे, अब तुम मेरे पास से जा रहे हो, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ो और जाओ। जाते हुए मेरी तरफ से तोहफे को तोहफा, गोल्डन हैंडशेक पेमेंट। एम्प्लॉयर ने हाथ मिलाया ऐसे एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय ने जब हाथ खोला तो उसमें 9.5 लाख रुपए था। गोल्डन हैंडशेक पेमेंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट इज ₹9,50,000। ये एम्प्लॉयर से मिले हैं या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है? अदर सोर्स कहां है? एम्प्लॉयर से मिले हैं। गोल्डन हैंडशेक पेमेंट 9 लाख 1570,000। अब न्यूमेरिकल के फेस की तरफ मूव करते हैं। अब न्यूमेरिकल के फेस की तरफ मूव करते हैं। हाँ, रिलैक्स होके बैठ, हाथ ऊपर ही रखो, टांग दूसरी भी करो ऊपर, मारो चौंकड़ी, रिलैक्स होके बैठो। बस पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी चाहे लेट के पढ़ो, थोड़ा सा मुंह ऊपर रख लिया करो अगर लेटे हो तो। बस थोड़ा मुंह पर रख लिया करें, चाहे लेट के पढ़ें, कोई मसला नहीं। ओके चलें जी, एक लाइन ऊपर जरा खाली छोड़ दीजिएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी बताएं जी। थोड़ा सा नजरें ऊपर करें ना, यहां 1570,000। यही आपकी टैक्सेबल इनकम निकल आई। कैलकुलेटर पकड़े, पकड़े जल्दी, इस पे लगाएं 75%। मेहरबानी निकाल लिए, जल्दी करें, इस पे लगाएं 75%। जो भी जवाब आ रहा है उसे कंपेयर करें सैलरी से। काम, आर यू पीपल एमएडी? इसका 75% लगाएं और सैलरी से कंपेयर करें और बताएं सैलरी ज्यादा है या कम है। सैलरी कम, लेकिन इधर तो सैलरी ज्यादा है, तो टेबल 2। और वैसे भी याद रखिएगा जिस वक्त सिर्फ सैलरी हो ना तो हमेशा टेबल 2 ही लग रहा है। $15,70,000। जी कितना टैक्स बनेगा? टैक्स जमा सिक्स वन 61,250। कैमरे में मेरा ये वाला हाथ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा? कैमरा इधर करें।
नजर आ रहा है हाथ? सारे देखते रहिएगा। उधर ही बैठे रहो, मुझे लग रहा है तो इधर आ रहे हो। ट्रीट गोल्डन हैंडशेक नॉर्मली। गोल्डन हैंडशेक को हमने नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया है, यानी गोल्डन हैंडशेक 950 इसमें पड़ा हुआ था, हमने पड़ा रहने दिया और टैक्स लगा लिया। तो गोल्डन हैंडशेक को हमने किस तरह ट्रीट किया? नॉर्मल वे से। नॉर्मल वे से ये लिख लें। बिल्कुल उसी तरह बैग में हाथ डालें, कैमरामैन को कहें मेरा हाथ नजर आ रहा है कैमरे में, निकालें, खोलें, वेल डन, 2-4 लोग कर रहे हैं, एक्सेलेंट, रियली अप्रिशिएट। खोलें, ले जाएं इधर, आहिस्ता से लिखें टी एंड सो ऑन। चलें, करें ड्रामेबाजी जल्दी। गोल्डन हैंडशेक को हमने नॉर्मल तरीके से डील किया है, लेकिन एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है आपके पास। वो ये रिलैक्सेशन अवेलेबल है कि आप गोल्डन हैंडशेक को नॉर्मल वे से ट्रीट ना करें, बल्कि गोल्डन हैंडशेक के पैसों को सेपरेट रेट लगा दें। अब मैंने तो कहा था कि हमारे सिलेबस के सेपरेट ब्लॉक या सेपरेट रेट्स खत्म हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। यहां सेपरेट रेट आपको सवाल में दिया होगा, लॉ में कोई रेट नहीं दिया होगा। सेपरेट रेट लगाएंगे आप। गोल्डन हैंडशेक के लिए आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उसे सेपरेट रेट लगाएं। तो आपने कभी सुना है इस बंदे के 2 मुंह हैं? मेरे से बात करते हुए कुछ और बात कर रहा होता है, दूसरे से बात करते हुए कुछ और बात कर रहा होता है। तो इस सवाल के भी आज 2 मुंह हैं। 2 धारी तलवार तो सुना होगा, दोनों तरफ से तलवार ही तलवार है। तो ये 2 मुंह हैं इसके, 2 मुंह। दूसरा मुंह शुरू होने लगा न्यूमेरिकल का। ट्रीट गोल्डन हैंडशेक, नहीं अब नॉर्मल वे ज्यादा हो जाएगा जरा, एज सेपरेट ब्लॉक। ट्रीट गोल्डन हैंडशेक एज सेपरेट ब्लॉक। इस पे सेपरेट रेट लगा दें। क्लियर? ओके, इसमें हम क्या करेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? 157000। कोई बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स? नो। इसी को नीचे उतार लें। इसमें से माइनस करें गोल्डन हैंडशेक। पड़ा हुआ है। इसको गौर से देखें। इसके अंदर मैं कैसे दिखाऊं? इसके अंदर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है। कटें को अंग्रेज क्या कहते हैं? थ्रो अवे। इसका निकाल दें इसमें से। कट दिया, कट के क्या बचा? काटा। $6,20,000। जिस तरह हम हर सेपरेट ब्लॉक इनकम को निकालते थे, इसी तरह इसको भी यहां से हमने निकाल दिया। अब आप 6,50,000 पर पुराने मशहूर तरीके से जो टैक्स कैलकुलेट करते थे वो करें, और गोल्डन हैंडशेक के ऊपर जो है वो अलग तरीके से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। गोल्डन हैंडशेक पे कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है ये हमारी बात की कहानी है। फिलहाल हमने इसको निकाल दिया है। बाकी 6,20,000 इज ऑनली सैलरी इनकम। तो जिस सिर्फ सैलरी इनकम हुआ करेगी पेपर में, तो कौन सा टेबल लगना है? टेबल 2 लगना है। तो 6,20,000 पर हम टैक्स कैलकुलेट करने लगे हैं।
ओके गाय, 6,20,000 पे हम क्या कैलकुलेट करने लगे हैं? टैक्स। सीरियल नंबर 2, वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, तो कितने रुपए? 0। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख, तो 2.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 कहते हैं इसे, 6, तो 2.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। अभी नोट नहीं करना, अभी देखते रहें। 2.5% इंटू 20,000, 5,000, 500। क्लियर? कौन सा कलर जहन में आया 500 सोच के? ग्रीन कलर के 500। अच्छा, आगे चले। अब गोल्डन हैंडशेक का क्या करना है भाईजान? गोल्डन हैंडशेक पे आपने रेट लगाना होता है पिछले 3 सालों का एवरेज। ओ पुत्र रुक जा, ना नोट कर, तेरी मेहरबानी। गोल्डन हैंडशेक पे आपने रेट लगाना होता है पिछले 3 सालों का। हमारा साल कौन सा है? आप भी इसी तरह बोले 11। पिछले 3 साल कौन से होंगे? 10, 9, 8, ये पिछले 3 साल होंगे। ये 9 पंजाबी वाली 9 या इंग्लिश वाला 9? उर्दू वाला 9। यू नो पंजाबी वाली 9? ओके, मे अल्लाह गिव नो टू योर अबू। अच्छा, आगे। खुश हो गया, उसको समझ आई है बात। छोड़े यार, इधर आए, सीए करें पहले। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि पिछले 3 सालों का टैक्स कितना है? 36, 24, 48। ये पिछले 3 सालों का क्या है? पिछले 3 सालों की इनकम कितनी है? 900, 800, 1000। डन। इन तीनों को जमा करके हम ए ले लेंगे और इन तीनों को जमा करके हम बी ले लेंगे और एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए ओ बी। यू विल फील द फॉर्मूला, यू विल फील इनसाइड, इट विल टच योर हार्ट। ओके, लेट्स ट्राई इट। विल इट टच और नॉट? Let's start touching. 48, 24. Maybe it is working number 2 of our question. 24 plus 36. Oh, whatever the total may be. I'm not asking you about total. मैं कह रहा था मैं टोटल नहीं पूछ रहा। हंड्रेड से इसलिए मल्टीप्लाई करने के जवाब परसेंटेज में आ जाए। तो 4% इज द एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ये आप लोगों ने निकाला करना है। ऊपर क्या रखा करना है? जेम, नीचे ब्रेड है जहां दो भी। ऊपर क्या रखा करना है? 3 सालों का टैक्स और नीचे 3 सालों का टैक्सेबल इनकम। बाहर क्या निकल आएगा? फ्रेंच टोस्ट नहीं, क्या? एवरेज रेट। नाश्ता भी नहीं किया, वैसी बातें करें जी, वैसे समझ नहीं आती, मैं क्या करूं। कर ले वर्किंग 2 सर, आप भी कर ले। अगले सफे पे करनी है जहां वर्किंग 1 के आगे। ओके, अब गोल्डन हैंडशेक पे आपने क्या लगाना है बोले? पिछले 3 सालों का एवरेज रेट। टैक्स ऑन गोल्डन हैंडशेक सेपरेट ब्लॉक। नोट करने का अन्ना टाइम दिया जाएगा जी। गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट कितनी है? इसको किससे मल्टीप्लाई करें?
385। ये नोट कर लें और वो पिछला पढ़ लें जो पिछले सफे पे अंग्रेजी दी हुई है। ना तंग किया करो यार उसे, ना छेड़ो। जी कौन सा टेक्स्ट देगा दोनों में से? दोनों में से कौन सा टेक्स्ट देगा? जी कौन सा देगा अमाउंट? बोलें दोनों में से कौन सा टेक्स्ट देगा? नॉर्मल वाला क्यों देगा? जी दोनों में से कौन सा टेक्स्ट देगा? ये वाला देगा या ये वाला देगा? अच्छा भाई अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप लेफ्ट साइड वाली कैलकुलेशन करके टैक्स वाला जो निकला है वो दें, या जो आपने दरमियान में कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक टैक्स दें। आप क्या पसंद करेंगे? एक ऑप्शन है, आई एम एज्यूमिंग कि हम होश में हैं, क्या देना पसंद करेंगे? नॉर्मल तरीके से देना टैक्स पसंद करेंगे या सेपरेट रेट लगा के? अगर गोल्डन हैंडशेक को पड़ा रहने देते हैं और नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन करती हैं तो हम गवर्नमेंट को कितना टैक्स देने जाएंगे? 61,000। और अगर हम गोल्डन हैंडशेक को सेपरेट रेट लगाते हैं तो फिर गवर्नमेंट को कितना टैक्स देने जाएंगे? 38,500। आपको क्या पसंद है, गवर्नमेंट को 61,000 देना या 38,500 देना है? अज्यूमिंग कि वी हैव, हमें डीओजी ने बाइट नहीं किया, क्या देना पसंद करेंगे गवर्नमेंट को? 38,500। तो ये मैं पूछ रहा था। अब ये दो मुंह बने हैं, दो मुंह में से आपने चूज करना है कौन सा मुंह आपने उठाना है। तो इसलिए अब आप एक नोट देंगे, इसको ऑप्शन 1 कह देते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इसको ऑप्शन 2 कह देते हैं। क्या पसंद करेंगे? बिस्किट, क्या मतलब बिस्किट? तरबूज, केला, इस तरह की चीजें बोला करें, खुदा के लिए सीधे हो जाए, वरना बच्चों का आपको पता नहीं क्या हाल होना है। उन्होंने टॉफियों पे जीना है, उन्होंने आप लेस पे जीना है, उन्होंने टॉफियों पे जीना है। जी कौन सी ऑप्शन पसंद करेंगे, 1 और 2? 2, ऑप्शन 2। एज टैक्स अंडर ऑप्शन 2 इज लेस, that is only rupees 38,500, so we will go for it। we will का मतलब है हम दो चार जो बच्चे इकट्ठे बैठ के पेपर दे रहे हैं, so we will go for it। डालें जी, ये भी लिखना है पेपर में, यानी पेपर में लिखने के लिए कोई अलग क्लास से नहीं आनी। हाँ पहले सफे पे लिख दो, एंड पे लिख दो। भाई ये एसी बरकत के लिए लगाया हुआ कॉलेज वालों ने, ये एसी ऑन कराओ भाई। ठीक है, क्या मतलब यार, चलो कम से कम 24 पे हो, पता तो चले एसी लगा हुआ। घर वालों को जाके बताओ एसी लगा हुआ था। जी हमारी मर्जी होगी कि नहीं? हमारी मर्जी होगी, यहां हमारी मर्जी है, दोनों में से जो मर्जी पे करें। पेपर में दोनों तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पेपर में जो करना है उसके लिए अलग क्लास नहीं है, वो यही क्लास है, यानी इस तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे, उस तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे, फिर नोट दे देंगे कौन से तरीके से कम टैक्स बन रहा है। ये पेपर में का लफ्ज़ ना बोला करने से अजीब सा लगता है, पेपर में यानी क्या करना है, उसके लिए सितंबर में क्लासें होंगी। पढ़ें, as the tax liability is lower in case the golden handshake is treated as
देयर फॉर दिस ऑप्शन इज, आप बता दें जी, इस वाली ऑप्शन में कितना टैक्स आ रहा है और इस वाली ऑप्शन में कितना टैक्स आ रहा है? कौन सा वाला टैक्स पसंद करेंगे आप? ये वाला टैक्स पसंद करेंगे या ये वाला टैक्स पसंद करेंगे? पीला पसंद करेंगे, सब्ज पसंद करेंगे? सब्ज पसंद करेंगे। आप ना क्लास के बाद आना जरा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, पेज नंबर 88, मोहतरम ये मंडे आ रहा है, सुना है? इस मंडे को वो होगा जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले देखेंगे। आईकैप का प्रेसिडेंट आके देखेगा। चैप्टर 16 आप याद करेंगे, एसोसिएट की डेफिनेशन याद करेंगे, और कल तक जो हम इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर पढ़ेंगे वो आप याद करेंगे। ये आप याद करेंगे और कॉलेज वाले आपसे सुनेंगे। हो सकता है प्रिंसिपल साहब को बुला दूं मैं, कॉलेज वाले आपसे सुनेंगे, ये आपसे लिखवाया जाएगा। और अगर आप इसको नहीं लिख सकेंगे मंडे को, तो फिर आपके साथ वो होगी जो इशारे पर रुकने वाली गाड़ियां देखेंगी। कॉलेज के बाहर लिख के लगवा दिया जाएगा, प्यार नहीं मार, और अब तैयार हो के हैं इसके लिए। बहरहाल सैटरडे को दोपहर को ही बैठ जाइएगा पढ़ने के लिए, और शाम को अम्मी को फ़ोन कीजिएगा। अम्मी मादत पूरा दिन वो मैं फ़ोन पे नजर ही नहीं पड़ी। और अम्मी ये कॉलेज वालों का लेवल देखें, 10-15 सफ़े दे रहे हैं मुझे। 10-15 सफ़े मुझे दे रहे हैं, कॉलेज वालों का लेवल देखें। मुझे पता ही नहीं मेरा, मैं 100 सफ़े बैठ के याद कर लेता था। 10-15 सफ़े देखे मुझे कुछ हो रहे हैं, मैं हम बड़े ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह को कॉल फिर अम्मी को लगा दीजिएगा। बाद वाली तस्वीरें नहीं भेजनी अम्मी को। अच्छा जी, पॉइंट 6, ये बीवी कहां से आ गई है? An employee who has received an amount on termination of employment, एक एम्प्लॉय को जो टर्मिनेट करते हुए पैसे मिले हैं, इंक्लूडिंग, भाई पिछला सफा किया मैंने, आप लोग कहां पहुंच रहे हो? An employee who has received an amount on termination of employment, इसमें यह भी शामिल है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कंपनसेट किया है क्योंकि उसने रिडेंडेंट कर दिया था, इसको नौकरी से निकाल दिया था या इसकी नौकरी छीन ली थी। और इसमें गोल्डन हैंडशेक के पैसे भी शामिल हैं। वो सारी बात जो उधर हमने सुबह सुबह पढ़ी है, उसके कंधे का किराया नहीं दिया हुआ, साइड पे हो। एन एम्प्लॉय में कितनी अमाउंट रिसीव की है? 950। एन एम्प्लॉय जिसने 950 रिसीव किया है, मे बाय नोटिस टू कमिश्नर, कमिश्नर को नोटिस देगा और चूज करेगा, जिसमें वो कहेगा 9.5 लाख पे मैं टैक्स लगाना चाहता हूं एट फॉलोइंग रेट। जिसमें वो चूज करेगा मैं 9.5 लाख पे टैक्स लगाना चाहता हूं एट फॉलोइंग रेट। ये जो 9.5 लाख पे मैं टैक्स लगाना चाहता हूं एट फॉलोइंग रेट, इसका क्या मतलब है? ये ऑप्शन 1 की बात करें, ऑप्शन 2 की बात करें? ऑप्शन 2 की बात करें। 9.5 लाख पे एट फॉलोइंग रेट टैक्स लगाना ऑप्शन 2 है। ए इज द टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय ऑन एम्प्लॉयज टैक्सेबल इनकम फॉर पिछला 3 साल, एंड बी इज द एम्प्लॉयज टैक्सेबल इनकम फॉर पिछला 3 साल। तो 3 साल का टैक्स पकड़ने और 3 साल के टैक्सेबल इनकम पकड़नी है, इनको डिवाइड कर देने, तो जो जवाब आएगा उससे कहा जाएगा पिछले 3 सालों का एवरेज रेट। वैसे 4 सालों का ना ले लेते, एवरेज अच्छी आ जाती। नहीं नहीं नहीं, जो लॉ कह रहे हैं वो करेंगे, बस पिछले 3 सालों का एवरेज रेट लेंगे। पिछले 3 सालों का एवरेज क्या चीज? बस ठीक है, फिर 0% करो। आगे चले जी। अच्छा, ये अब आपने कमिश्नर को कब तक बताना है? आपका साल कौन सा है? टैक्स ईयर 2011। टैक्स ईयर 2011 की रिटर्न कब जमा करानी होती है आपने? 30 सितंबर 11 को। तो अब आपने ये कमिश्नर को कब तक बताना है? अगर आपका टैक्स ईयर है 2011, तो एंड कब हो रहा है? 30 जून 11। इस साल की रिटर्न कब जमा करानी है? किसी को याद हो? रिटर्न होते हैं टैक्स कैलकुलेशन गवर्नमेंट को जाके जमा कराना। कब तक जमा करानी है? इसी तारीख तक आपने कमिश्नर को एक नोटिस देना है कि मैं आपको बताना चाह रहा था मैं ऑप्शन 2 की तरफ जा रहा हूं। एप्लीकेशन नहीं देनी, नोटिस देने, बस बताना है कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं ऑप्शन 2 की तरफ जाना चाह रहा हूं। इस वजह से आपको मैं सिर्फ बता दिया है कि मैंने 38,500 देना पसंद किया है। ये इंग्लिश जो यहां लिखनी है वो मैं उठा लेता हूं, आपको ऑलरेडी लिखवाई हुई है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में। अदर सोर्स के चैप्टर में जब हमने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की बात की थी तो वहां पर ये इंग्लिश लिखी थी। तो इस इंग्लिश को उठा लेते हैं एज इट इज, क्योंकि आपने लिखी भी हुई है, तो यही वहां यूज हो जाएगी। थोड़ा सा ऊपर हो जाते, ये इंग्लिश है। 30 सितंबर 11 इट इज द ड्यू डेट, ये वो मुकर्ररा तारीख है
बाय विच टैक्स पेयर ने फाइल करनी है रिटर्न ऑफ इनकम टू एफबीआर. It is also the date by which taxpayer will notify the commissioner that I elect option 2. I elect golden handshake as separate block. मैं golden handshake को separate block elect करता हूं. पहले ये नोट कर लें, फिर मैं वो अंग्रेजी वाला बाद में नोट करवा देता हूं. तो कब तक कमिश्नर को बताना है? साल खत्म होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर. क्या बताना है कि मुझे 61,000 से नफरत है और 38,000 से मोहब्बत है. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. या शेख, वही तो मैंने करवानी है आराम से. तो अब आप लोगों ने ये नोट कर लिया. अब मैं इसको खुला खुला करके कर रहा हूं. अब इसको नोट करो. हाँ, लाहौर के आउट स्टेशन के हो? लाहौर से आते हो या बाहर के शहर के हो? लाहौर के किस इलाके में रहते हो? गुलबर्ग. वालदैन भी उधर ही होते? मेरी बात कराओगे तुम से? बस मैं ये बताऊंगा, मैं कभी कभी नोट करने को दिल नहीं चाहता इसका. इसको जरा चेक करके करा देना यार. बात अब्बू से गपशप लग जाएगी. कौन बच्चों को बताया करोगे सर ने अब्बू को फ़ोन किया था, तुम्हारे दादा को एक कॉल आई थी ज़िंदगी में और वो मेरे बारे में आई थी. तुम लोग खुदा के लिए ऐसा ना करना मेरे बच्चों. दूर की बातें ज़्यादा होती हैं, इस क्लास में हैं. फ्यूचर की बातें ज़्यादा होती हैं. चलें जी. द अबव ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड. ऊपर वाली ऑप्शन आप कब तक एक्सरसाइज कर सकते हैं? देख लो भाई, लिख लो भाई, लिख लो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो. बाल बनाने और कपड़े इस्त्री करने के ऊपर फोकस होगा मंडे को आपका, या तैयार करने के ऊपर फोकस होगा? चैप्टर तैयार करने में फोकस होगा. मलंग बन के आ जाएंगे बिल्कुल, घड़े में से सूट निकाल के. फिर सारे एक ही उसमें आइएगा, कोई भी इस्त्री करके ना लाए, फिर अजीब अजीब नहीं लगेंगे. द अबव ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द ड्यू डेट. वो 2-4 लोग ऐसे बटों वाले कपड़े पहन के आ जाया करें, बाकी वो स्लाइड भी जरा कंफर्टेबल फील करते हैं, वरना इन्हीं चक्करों में लगे रहते हैं सारे. द अबव ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम. 30 सितंबर डेट है, वो लिख ले नीचे. कमिश्नर में अलावा लॉन्गर पीरियड. कमिश्नर अगर चाहे तो लॉन्गर पीरियड आपको अलाउ कर देगा. कमिश्नर अगर चाहे तो लॉन्गर पीरियड अलाउ कर देगा. ऑनलाइन वालों से इस बार जूम मीटिंग में लिखवाया जाएगा. और अगर नहीं लिखा है इन्होंने तो कैमरा ऑन करवा के अम्मी अब्बू को बुलाया जाएगा. अच्छा जी, अगली बात आपने बड़ी तसल्ली से समझनी है. कल हमने पढ़ा था कि सैलरी पे टैक्स लगता है जब वो रिसीव हो. तो जहां पे मेरी उंगली होगी वहां आपने देखना है. एक साहब कहते हैं
ये इसके साए पे देखना है आपने बस। एक साहब कहते हैं कि 2010 में मैंने 12 महीने नौकरी की और 2011 में भी मैंने 12 महीने नौकरी की। 2010 के अंदर एम्प्लॉयर ने मेरे से कहा यार 8 महीने की तनख्वाह 8 लाख ले लो, माजरत 4 महीने की तनख्वाह अगले साल ले लेना, 4 महीने की तनख्वाह अगले साल ले लेना। अब अगले साल एम्प्लॉयर ने पिछले साल के 4 महीने की तनख्वाह भी दे दी और अगले साल के 12 महीने की तनख्वाह भी दे दी। तो अब एम्प्लॉयर ने टोटल मुझे 16 लाख रुपया दिया। तो पिछले साल कितने महीने की तनख्वाह नहीं मिली? 4 महीने की। इस साल पिछले साल के 4 महीने की तनख्वाह भी मिल गई और इस साल के 12 महीने की तनख्वाह भी मिल गई। सो व्हाट इज सैलरी रिसीव्ड इन दिस ईयर? 8 लाख। व्हाट इज सैलरी रिसीव्ड इन दिस ईयर? काफी ज्यादा, 16 लाख। अब 8 लाख किसी लोअर सीरियल में गिरा और मैं ज्यूम कर रहा हूं इसका टैक्स बना 0.7 लाख। अभी चैप्टर 4 में जाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। एज्यूम कर रहा हूं इसका टैक्स बना 0.7 लाख और 12 और 4 दोनों जमा होकर आसमानों पे पहुंच गए। जब 12 और 4 जमा होकर आसमानों पे पहुंचे तो इन पे बहुत हाई रेट लगा, ज्यादा हाई हो गया, इन पे बहुत हाई रेट लगा। जब इन पर हाई रेट लगा तो वो इन टैक्स इनका बन गया 2 लाख। अब 8 लाख पे कितना टैक्स? 0.7 लाख। 12 लाख पे कितना टैक्स? सॉरी 16 लाख पे। 16 लाख पे कितना टैक्स? अगर आप सैलरी रिसीव्ड बेस पे टैक्स करें तो ये जनरल रूल है जो कल आपको पढ़ाया था। लेकिन अगर जनरल रूल लगाने से, जनरल रूल यही है, पेपर में यही याद रखें, सैलरी जब मिला करेगी तब टैक्स लगेगा। लेकिन अगर जनरल रूल लगाने से आपको लगे कि आपके साथ ज्यादती होगी और आपका टैक्स बहुत ज्यादा बन गया, तो फिर आपके पास इस लाइन के नीचे एक ऑप्शन 2 अवेलेबल है। वो ऑप्शन आपको पता है क्या है? जितने अरसा आपने सैलरी कमाई यानी सर्विस रेंडर की वो इनकम में डाल दें। अब 8 लाख मिली उसको मत देखें, कितने महीने नौकरी की? 12 महीने नौकरी करके कितना मिलना चाहिए था? इस 12 लाख में ये 8 लाख भी है और ये वाला 4 लाख भी असल में आ गया कबाब में हड्डी। तो ये 8 लाख भी हो गया और ये वाला 4 लाख भी इधर आ गया। अब ये वाला 12 लाख एज इट इज इधर आ गया। अब 12 लाख पे फर्ज करें टैक्स बना 1.2 लाख और 1.2 लाख। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हो गई। ऑप्शन 1, अगर पैसे मिलने पे मैं टैक्स लगाऊं तो फिर पहले साल का टैक्स ये और दूसरे साल का टैक्स ये। और अगर पैसे मिलने पे मैं टैक्स ना लगाऊं बल्कि सर्विस देने पे मैं टैक्स लगाऊं तो पहले साल की इनकम मेरी ये और दूसरे साल की इनकम मेरी ये। अब क्योंकि किसी हाई सीरियल में आप गिरने से बच गए तो आप पे टैक्स भी कम लगा। अब मैं इन दोनों टैक्सेस का टोटल करने लगा हूं। 0.7 प्लस 2 2.7, 1.2 प्लस 1.2। आप बता दें आपको ये ऊपर वाली ऑप्शन अच्छी लग रही है या नीचे वाली ऑप्शन अच्छी लग रही है? जनरल रूल ये है, लेकिन अगर आप जनरल रूल फॉलो करते हुए आपको लगे आपसे ज्यादती हो गई है तो ये क्या अवेलेबल है? रिलैक्सेशन अवेलेबल है। तो आप बता दें ये ऑप्शन 1 की तरफ जाए या ऑप्शन 2 की तरफ जाए? नोट करो। इतने दिल से आप चीजों को नोट करते हैं, मैं खुश हो जाता हूं। अपनी जवानी याद क्या पसंद करेंगे मंडे को? ये पसंद करेंगे, लोहे का स्केल पसंद करेंगे, प्लास्टिक का स्केल पसंद करेंगे? आप बोले हम याद करके आएंगे। बोले हमने के हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। आप बोले आप तीर आजमाएं, हम छुट्टी करेंगे। तीर चल रहे हो तो जिगरा निकाल के बाहर आना चाहिए या घर में छुप जाना चाहिए? घर में छुप जाओ। भाई असल में जो बड़ा तीर आना है सितंबर में उसकी तैयारी करवाई जा रही है। जनरल रूल क्या है? सैलरी पे कैसे टैक्स लगे? जब वो मिले, जब वो मिले मिले। और रिलैक्सेशन क्या अवेलेबल है?
भैया ये जो मैं कर रहा हूं इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है मतलब? जल्दी बताना पड़ेगा आपको मतलब। हो सकता है 100 रुपये इनाम में दूं जो सही मतलब बताए। इस तरह घर में एक एक सेकंड आप जाया कर रहे होते हैं। इससे मेरा सेकंड की सुई थी, शर्मिंदा ही कराया करें। इस तरह आप एक एक सेकंड अपनी जिंदगी का जाया कर रहे होते हैं। और कुछ लोग तो मोबाइल के ऊपर 1000-2000 सेकंड जाया कर देते हैं दिन में। कोई घड़ी ऐसी लगाएं जिसमें सेकंड की सुई की आवाज जरा ऊंची हो। वैसे आजकल तो पंखे चल रहे हैं, मुश्किल है। कोई एप्लीकेशन नहीं मोबाइल पे ऐसी कि हर सेकंड की आवाज आ रही हो, टक टक। 2 सेकंड जाया हो गए मेरे, टक टक। सबसे कीमती खजाना इस टाइम है, टाइम सबसे कीमती चीज टाइम। कोशिश करें टाइम को कीमती बनाएं। ओके क्या मतलब, किसी ने हद होती है ऐसी किताबें बंद हो गई हैं, हाइट ऑफ एनीथिंग। पढ़ें जी। वेयर एनी सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर्स, जहां एम्प्लॉय को सैलरी किसमें दी जाए, एरियर्स में। एरियर्स का क्या मतलब होता है, बकाया जात। बिल्कुल, कौन से जात, बकाया जात। वेयर एनी सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर्स, जहां एम्प्लॉय को सैलरी किसमें दी जाए, एरियर्स में। किधर है सैलरी का चैप्टर, ये। जहां एम्प्लॉय को सैलरी एरियर्स में दी जाए। ये एरियर में मिली है सैलरी इस साल की, अगले साल मिली है। एंड एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लॉय इज चार्ज एट हाई रेट, और इसकी वजह से एम्प्लॉय बेचारे पे हाई रेट लग जाए। हाई रेट, आप देखें इन सब में सबसे बड़ी फिगर 2 लाख है। वाई, क्योंकि इसमें इस साल वाला भी 12 पड़ा हुआ है और पुराना वाला भी 4 पड़ा हुआ है। इतना ज्यादा इधर पड़ा हुआ है, एरियर आया ना इसमें। इस एरियर के मिलने की वजह से यह फिगर आसमानों पे चली गई है। आप इधर देख के फोकस करके मेरी बात सुनिएगा। वेयर एनी सैलरी इज रिसीव्ड इन एरियर्स, बोलें। एंड एज अ रिजल्ट एम्प्लॉइज चार्ज एट हाई रेट। ओके, एज कंपेयर टू द रेट, इसे कंपेयर करो उस रेट से, एज कंपेयर टू द रेट डेट वॉज एप्लीकेबल। सबर, डेट वॉज एप्लीकेबल, जो लगता अगर सैलरी पे कर दी जाती उस साल, जिस साल उसने सर्विस दी थी, जिस साल उसने सर्विस दी थी, फिर उस साल अगर पे कर दी जाती फिर तो मसला हल हो जाता। अब क्या करें, अब हो तो गया, अब बेचारे के साथ हो तो गया, अब करें क्या। ही में, अगर वो चाहे, बोलें। ही में, शी में, जो भी हो। ही में गिव नोटिस टू कमिश्नर, कमिश्नर को जाके बताएगा, कॉमी एंड चूज द रेट एप्लीकेबल इन द ईयर इन विच ही, किस साल का रेट लगाएगा, जिस साल उसने सैलरी मिली या जिस साल कमाई। अर्न सैलरी का मतलब वही है, रेंडर्ड सर्विस, जिस साल उसने सर्विस रेंडर की। अब ये मैं फिक्रा 1-2 दफा पढ़ रहा हूं, आपने बड़ा गौर से इसको सुनना है और याद करना है घर जाके। जब कोई सैलरी आपको पुरानी मिले, पुराना 4 लाख आपको मिले, और इस वजह से आप पे कौन सा रेट लग जाए, आगे बताने ना किसी कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द रेट जो लगता अगर सैलरी दे दी जाती उसी साल जिस साल इसने नौकरी की थी। अब करें क्या, दबंदा में, बोले। दबंदा में किसको बता दें, अबू को बताए, अबू ये हो गया मेरे साथ, नहीं, किसको बताए, कमिश्नर को बता दें। मे एंड चूज द रेट एप्लीकेबल इन द ईयर इन विच ही अर्न्ड सैलरी वाले ईयर कौन से हैं, नीचे वाले ऊपर वाले, नीचे वाले ऊपर वाले, नीचे वाले। ओके,
तो इसको बड़ा पढ़ के आए अंग्रेज़ी को एक दो दफ़ा, थोड़ा सा टाइम लेती है ये याद करने के लिए अकेले में ना, किचन में बैठ के। तो वरना फिर कल इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसको दोबारा पढ़ने की। टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं 18 में से 18 दूसरी क्लास में एक बच्चे के। इस क्लास में है किसी के 18 में से 18? नहीं। इन तिलों में 17.5 वाला तेल है, ये 17.5 वाला तेल भी कोई नहीं इन तिलों में। ये क्या है? बस ये। अच्छा, कैमरा बंद कर दो, ठीक है।